हेलो गाइस, दिस साइड नेहा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। राम राम जी। आ जाइए, सब लोग आ जाइए। कौन कौन आ गए, कौन कौन नहीं है। आज की क्लास हमारी होने वाली है पियाजे, कोलबर एंड वाइगोत्स्की के सिद्धांत की क्वेश्चंस करने वाले हम, जो कि हमारी रेगुलर टॉपिक वाइज सीरीज चल रहे हैं। क्वेश्चंस की भी और टॉपिक भी हमारे चैप्टर वाइज चल रहे हैं, सभी के लिए, कोई भी टेट एग्ज़ाम के लिए। ओके, अब हम आज क्वेश्चंस करने वाले हैं। जो भी पहले मेरे चैनल पे आज से जुड़े हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपका आगे का नोटिफिकेशन वीडियो तुरंत की तुरंत आपको मिल जाए। ओके, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चे आँख, कान एवं नाक से सोचते हैं। तो आप बताइए, जो आँख, कान, नाक होते हैं वो क्या होते हैं? सेंसरी मोड होते हैं, सेंसरी चीज़ें होती हैं, सेंसरी होती है ना। तो सेंसरी होते हैं, तो वो सेंसरी कौन सी अवस्था होती है? सेंसरी जो नाक कान की होती है वो संवेदी होती है, संवेदी प्रेरक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं हम जिसको कि, तो वो है आपकी संवेदी प्रेरक अवस्था। तो फर्स्ट अवस्था में हम बच्चा आँख, कान, नाक से सोचते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन गलत है। तो इसमें हमें चारों देखने हैं, फिर हमको गलत बताना है। बिल्कुल पहले सटीक देखने हैं और फिर गलत बताना है, ठीक है। जिन बालकों का औपचारिक क्रियात्मक चिंतन ऊंचा होता है उनका शिक्षण स्तर भी ऊंचा होता है। ऑफकोर्स जो अच्छा औपचारिक सीखेंगे तो वो उनका चिंतन भी अच्छा होगा। बालक अपने वातावरण के साथ अनुकूलन करने के लिए अनेक नियमों को सीखता है। वातावरण से ही तो बच्चा सीखता है अनुकूलन करके, ये भी बात सही है। संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य बच्चों के सीखने से है। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो बच्चों के सीखने से ही होता है। ये जीन पियाजे यही कहते हैं कि बच्चा जो अनुकूलन करके सीखता है, कोई भी चीज़ को करता है उससे सीखता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 5 भागों में विभाजित किया है। नहीं जी, ये तो जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी होंगी तो सबको ही पता होगा कि कितने 4 पार्ट हैं उसके, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास के आपके 4 पार्ट हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है आपका? 4 गलत है। ओके, नेक्स्ट है आपका, पर्याप्त नैतिकता की अवस्था होती है। पर्याप्त नैतिकता, जो ये पर्याप्त मतलब पर्याप्त नैतिकता की अवस्था, जो आपने जीन पियाजे ने नैतिक अवस्था के भी आपके गुण दिए हैं, ठीक है। तो इसमें आपका 3 से 6 नहीं, 4 से 8 वर्ष नहीं, 4 से 7 वर्ष, हाँ यही है आपका, ये है आपका 4 से 7 वर्ष, ठीक है। 4 है आपका 5 से 9 वर्ष नहीं। जो पर्याप्त नैतिकता की अवस्था है वो आपकी है 4 से 7 वर्ष तक की। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार कीजिए। फिर वही बात, विचार करने हैं हमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो हमें बताना है, संज्ञानात्मक विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो ये तो सही बात है। जो संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो हमेशा चलता ही है, ठीक है। तो निर्माण एवं खोज के सिद्धांत का प्रतिपादन जीन पियाजे ने किया था। हाँ जी, जो जीन पियाजे के नियम है, तो इनके नियम को आप ये भी लिख लीजिए, निर्माण एवं खोज का सिद्धांत, ये भी इन्होंने नियम दिया था। शिक्षकों को बालकों के सार्वगीण विकास के लिए प्रयोगात्मक शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा एवं वाद विवाद प्रतियोगिता इत्यादि का आयोजन करना चाहिए। हाँ, जब हम पूरा डेवलपमेंट करते हैं बच्चा, हम वाद विवाद करते हैं, कॉम्पिटिटिव वो कंपटीशन करते हैं, तो बच्चा सोच के करता है, चीज़ों को सोच के आंसर देता है खुद को, तो उसका क्या होता है, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है। तो इसमें सभी आंसर सही हैं आपके। तो इसका आंसर होगा आपका सभी किस में है? 4 में। ये सभी देखो, ये तो हो ही नहीं सकता, केवल वाला तो हो ही नहीं सकता। कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं। देखो, मैं आपको हर क्वेश्चन में यही बताती हूँ, जहाँ पे केवल आ जाएगा उस आंसर का तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि इस साइकोलॉजी में पेडालॉजी बोलती है कि केवल बच्चों के लिए यूज़ हुआ ही नहीं है। पेडालॉजी में केवल शब्द का तो कोई यूज़ ही नहीं है। नेक्स्ट है आपका, लॉरेंस कोलबर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। जो लॉरेंस कोलबर्ग है, देखो मैंने लॉरेंस कोलबर्ग, पियाजे की, वाइगोत्स्की, तीनों की बहुत अच्छे से एक एक एग्जाम्पल देकर मैंने आपको वीडियोस दे रखी हैं। आप जाकर उनको देखिए, फिर इस एक्सरसाइज को कीजिए। कोलबर्ग एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। तो कोलबर्ग कौन थे? अमेरिकी वैज्ञानिक थे, हाँ जी। कोलबर्ग ने जीन पियाजे से प्रभावित होकर नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। हाँ, जीन पियाजे ने भी नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, फिर कोलबर्ग ने इनके विकास को प्रभावित होकर दिया था। कोलबर्ग के नैतिक विकास में 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। हाँ, जो कोलबर्ग की अवस्थाएं हैं वो 3 अवस्थाएं हैं, और उसके 6 उसमें अवस्थाओं में 6 स्तर हैं, ठीक है।
तो कोलबर्ग नैतिक विकास में 3 तो अवस्थाएं हैं और 6 स्तर हैं। कोलबर्ग ने पूर्व परंपरागत स्तर को 6 से 11 वर्ष के बीच में माना है। नहीं, ये गलत है। इसका आपका 4 है, ये गलत है। ये कोलबर्ग ने इसको ऐसा माना ही नहीं है। पूर्व परंपरागत को मैं आपकी ये गलत दिखा रखा है, सॉरी। कोलबर्ग ने पूर्व परंपरागत स्तर को 6 से 11 नहीं, आपका 7 से 10 वर्ष तक माना है। ठीक है, तो इन्होंने क्या माना है? 7 से 10 वर्ष तक, जिसमें कि आपका पूर्व नैतिक स्तर होता है। उसमें 2 पॉइंट होते हैं, दंड एवं आज्ञापालन अभिमुखता, और दूसरा होता है आत्म अभिरुचि और प्रतिफल अभिमुखता। तो इसका आंसर आपका 4 गलत है। इसमें हमें असत्य ही बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भाग परंपरागत नैतिक स्तर से जुड़ा है? जो आपका परंपरागत नैतिक स्तर है, तो उसके देखो ये इसकी परंपरागत नैतिक स्तर की स्टेज होती है आपकी 10 से 13 वर्ष तक। ठीक है, तो इसमें 2 पॉइंट होते हैं, आपका अधिकार संरक्षण अभिमुखता, और एक होता है अच्छा लड़का या अच्छी लड़की, गुड बॉय गुड गर्ल होता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कौन सा है आपका, कौन सा जुड़ा हुआ है? सामाजिक अनुबंधन अभिमुखता, अधिकार संरक्षण अभिमुखता, दंड एवं दाल अभिमुखता, आज्ञा पालन अभिमुखता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसमें स्तर बताना है परंपरागत में तो आपका अधिकार संरक्षण अभिमुखता होता है। तो मैंने बताया ना, पहला होता है आपका अधिकार संरक्षण अभिमुखता, दूसरा होता है अच्छा लड़का या अच्छी लड़की। ओके, नेक्स्ट है, आप निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार कीजिए। कोलबर्ग ने स्व केंद्रित अवस्था को 3 से 6 वर्ष तक माना है। आधारहीन आत्मचेतन अवस्था किशोरावस्था से जुड़ी हुई है। परंपरागत नैतिक स्तर की अवधि 9 से 14 वर्ष तक के मध्य होती है, परंपरागत की नहीं। मैंने अभी बताया था 10 से 13 होती है। ठीक है, तो ये तो आपका गलत ही है। उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं कौन सा था? 3 नहीं था हमारा। ठीक है, सही नहीं था, तो अब उसमें देख लेते हैं। तो आपका आंसर है 7 है ना क्वेश्चन? हाँ, केवल 3, क्योंकि यही गलत था। इसकी होती है 10 से 13 एज होती है। ओके, नेक्स्ट है आपका, नैतिक दुविधा एवं नैतिक तर्कणा को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? तो भाई देखो, नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कणा को तो लॉरेंस कोलबर्ग ने किया था, जो कि मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा रखा है। नैतिक दुविधा में उसी लॉरेंस में नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कणा रीजनिंग होता है आपका, तो डिलेमा, इसको मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है, आप जाकर देखिएगा। ओके, नेक्स्ट है, लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं बताना है। ठीक है, तो आपको वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत बालक के संगठनात्मक विकास पर आधारित है। हाँ जी, वाइगोत्स्की एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। यही गलत है, ये फ्रांसीसी नहीं थे, यही गलत है आपका। वाइगोत्स्की एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक नहीं थे, ये रूस थे। ये जो वाइगोत्स्की थे वो कहाँ के थे? आपके रूस के थे। कहाँ के थे? आपके रूस के थे। तो यहीं से आपको आंसर पता लग गया, ये नहीं है, ये रूस के थे। नेक्स्ट है, आप संभाव्य निकट विकास का क्षेत्र ZPD जो होता है, मैंने ZPD का एक शॉर्ट भी दिया है और अच्छे से मैंने वीडियो में समझाया भी है। देखो, ZPD क्या होता है? जो हमसे बड़ा होता है वो हमको सिखाता है, छोटे बच्चों को जो हमसे बड़ा सिखाता है, हेल्प करता है, और हम हेल्प से सीख जाते हैं, तो उसके जो सीखने के रास्ते को क्या बोलते हैं? हम ZPD बोलते हैं। ठीक है, निकट विकास का क्षेत्र बोलते हैं। तो ये किसने दिया है आपका? ये मनोवैज्ञानिक किसकी देन है? तो ये लेव वाइगोत्स्की ने दिया है हमारा। लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक सिद्धांत में दिया था ये। निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार कीजिए। बालकों का विकास सामाजिक क्रियाओं के अंतःकरण के आधार पर होता है। हाँ जी, जब बालक समाज में जाता है तभी उस बच्चे का समाज से सीखता है, ये बात सही है। बालकों का सामाजिक विकास अधिगम के द्वारा ही संभव है। हाँ जी, अधिगम जब लर्निंग होगी तभी बच्चा सीखेगा। ओके, फिर है आपका, बालकों में भाषा और चिंतन का विकास स्वतंत्र रूप से होता है। हाँ, भाषा और जो चिंतन होता है बच्चा को अपने आप सीखता है। देखो, जब आप 2 साल का बच्चा है, हम उसे भाषा नहीं सिखाते, हम अपने आप नहीं, वो जहाँ जैसे कल्चर में रहता है वो अपने आप उस भाषा को सीख जाता है। तो इसमें मोस्टली सभी सही है, तो इसका आंसर है ये सभी। नेक्स्ट है, एक माध्यमिक स्कूल का शिक्षक विद्यालय में पढ़ाने के दौरान एक विद्यार्थी का विश्लेषण करने के बाद यह सोचता है कि उस विद्यार्थी में अमूर्त चिंतन करने की क्षमता, भाषा संबंधी योग्यता तथा संप्रेषणशीलता का बेहतर विकास हो रहा है। ठीक है, विद्यार्थी के बारे में शिक्षक की यह सोच पियाजे के संगठनात्मक विकास की किस अवस्था का सूचक है?
तो देखो संवेदी में तो आपके मोटर वो होती हैं, संवेदी होते हैं, ठीक है। फिर ये देखो जो सबसे बड़ी बात, अमूर्त चिंतन कहाँ पर आता है। अमूर्त चिंतन तो 4th पॉइंट ही होता है, जिसको हम औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं और अमूर्त चिंतन भी बोलते हैं। औपचारिक सक्रिय अवस्था में ही बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है, 3rd स्टेज में मूर्त चिंतन करता है। इसमें आपका बच्चा मिलता जुलता है, इसमें आपका सेंसरी मोटर वो होते हैं, ठीक है, मतलब संवेदीशील जो आपके टच वो होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका 4। नेक्स्ट है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका शेय डैश को जाता है। तो ये बात किसने कही थी, आपके पियाजे ने कही थी। मैंने इसीलिए डेफिनेशंस अलग से बना के दूंगी आपको, ओके। वह अवस्था जब बच्चे तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्राप्त कर देते हैं। जब हम किसी भी घटना को सोचने लगते हैं तो वो कौन सा चिंतन होता है, किसी भी तरह को हम जैसे घटना, जैसे किसी ने क्वेश्चन दिया उसका हम आंसर सोचने लगे तो वो कौन सा होता है, घटना। तार्किक रूप से बच्चा कहाँ सीखता है, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में सीखता है, ठीक है। यहाँ पे अमूर्त सीखता है, 4th अवस्था में आपका अमूर्त चिंतन करता है। अमूर्त चिंतन क्या होता है, जिसको हम काल्पनिक तौर पे सोचते हैं। बच्चे को हमने बताया कि पृथ्वी और चंद्रमा के बारे में बताया, तो वो उसको दिखाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको एनालाइज नहीं कराना पड़ेगा, उसको दिखाना नहीं पड़ेगा। मूर्त चिंतन में हमें दिखाना पड़ता है, ठीक है, तार्किक वस्तु से घटनाएं दिखानी पड़ती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका 14 का 4, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट है आपका, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। हाँ जी, किसके द्वारा, बौद्धिक अवस्था की किसने करी है, आपकी बौद्धिक अवस्था की अवस्थाएं तो पियाजे ने ही तो 4 बताई हैं, एरिक्सन ने तो 8 बताई हैं, ठीक है, कोहलबर्ग के द्वारा 6 हैं आपकी, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। देखो तार्किक चिंतन करता है वो किस में कह रहा है, अमूर्त। जब अमूर्त चिंतन आएगा तो वो कौन सा आएगा, आपका औपचारिक, ठीक है। मैंने बताया था ना, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है। सॉरी, इसमें तार्किक चिंतन, अमूर्त संकल्पनाओं, जी क्या बोल रहा है, संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करता है, तो वह है आपका मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करता है। जो तार्किक चिंतन आता है वो आपका इसमें आता है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में। तार्किक चिंतन नहीं जुड़ा होता तो आपका औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था आता है इसका आंसर। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था में तो सेंसरी मोटर होता है जो संवेदीशील होती है, ठीक है, जन्म से लगभग 2 वर्ष तक होती है। तो यहाँ से आपको पता लग गया पहली अवस्था कैसे होती है, जन्म से 2 वर्ष तक होती है। के दौरान बच्चा डैश से सबसे बेहतर सीखता है। तो पहली अवस्था में तो बच्चा इंद्रियों के द्वारा का प्रयोग करता है, ठीक है, नाक का, कान का, है ना, आँखों का। देखा है ना 2 साल का बच्चा हम पुचकारते हैं तो वो हूँ हूँ करता है ना, ऐसे ऐसे मतलब अपनी इंद्रियों का प्रयोग करता है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। देखो बच्चा संज्ञानात्मक विकास कहाँ सीखेगा, विद्यालय में जाके सीखेगा, समाज में सीखेगा। तो वो क्या है, विद्यालय एवं कक्षा में, ठीक है। इसका आंसर है आपका, देखो यूपी टेट में आया है और ऐसे ही क्वेश्चन यूपी टेट में, सी टेट में, डीएसएसबी में सब में आते हैं, ओके। फिर है आपका नेक्स्ट, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। तो इसमें देखो एज बता दी, सभी अवस्था की एज बता दी है। जब आपको एज पता होगा तभी आप आंसर बता पाएंगे। तो मूर्त अवस्था की, जो मूर्त अवस्था है उसकी एज क्या है आपकी, मूर्त अनुभव मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में होता है वो, जो कि आपकी 7 से 11 वर्ष तक होती है। तो यहाँ पे 7 से आ रहा है तो 7 से 11 वर्ष तक ये होगी, ठीक है। आपकी पहली अवस्था होती है जो संवेदी अवस्था होती है वो तो आपकी 0 से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष तक होती है। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होती है, ठीक है। मूर्त होती है आपकी 7 से 12, ठीक है। और औपचारिक या फिर अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था होती है 11 से 15 वर्ष तक, ओके। नेक्स्ट है आपका फ्रायड एंड पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने नहीं क्या बताया। कहा है कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती हैं।
ठीक है, कहा है कि शेष अवस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावी करते हैं, बाकी अवस्थाओं के समिति प्रभाव होते हैं। विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है। तो वो परंतु प्याजे ने ये बात नहीं कही है। तो ये परंतु प्याजे ने क्या बात नहीं कही है? तो आपने कि प्याजे जी ने क्या बात नहीं कही है? विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है। हाँ जी, तो संज्ञानात्मक किसने बताया? आपके प्याजे ने ही बताया है। ओके, प्याजे के अनुसार मूर्त सक्रियात्मक का स्तर किस अवधि में घटित होता है? देखो अभी एज बताइए 7 से 11 वर्ष तक। ठीक है, 7 से 11 वर्ष तक। देखो ऑप्शन में, ऊपर ऑप्शन में ही वही क्वेश्चन में 7 से 12 दिया था, अब इसी ऑप्शन में 7 से 11 है। एक्चुअल 7 से 11 होती है। ठीक है, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, जैसे 7 से 12 दे दी तो उसी के अंडर आ रही है ना, तो वही आंसर है। यहाँ पर देखो 7 से 11 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब, जो सीखने का मतलब है ज्ञान निर्माण करना, सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण, ये किसने कहा? आपके प्याजे ने कहा है। सीखने का मतलब ज्ञान अपना निर्माण करना। एक बच्ची को उसके पिता चहलकदमी करा रहे हैं, मतलब घुमा रहे हैं, वॉकिंग करा रहे हैं। ठीक है, बच्ची जानती थी कि चिड़िया जैसी चीज़ें होती हैं, उसको पता था चिड़िया जैसी चीज़ें होती हैं, परंतु उसने कभी पतंग को नहीं देखा था। पतंग को देखकर उसने कहा कि चिड़िया को तो देखो। उसके पिता ने कहा यह एक पतंग है, यह उदाहरण दिखता है। तो देखो सेम मैंने एग्जाम्पल बताया था कि मैंने एक शॉर्ट में भी बताया आपको, अपने ये पूरा समायोजन, आपका एकोमोडेशन, और मैंने ट्रिक से भी बताया है आपको। तो जब देखो बच्चे को पहले से कोई चीज़ पता होती है और उसमें हमने किसी को बता दिया, क्लियर करा कि ये नहीं ये होता है, तो उस लड़की ने क्या करा? अपने पहले वाले ज्ञान में दूसरा ज्ञान जोड़ लिया। तो ये क्या होता है? सम्मिलन होता है। ठीक है, तो उसने क्या करा? अपना क्या करा? उसने उस ज्ञान को जोड़ लिया, तो वो क्या कहलाता है? आपका सम्मिलन कहलाता है। क्या कहलाता है? सम्मिलन कहलाता है। ये आपका एसिमिलेशन भी कहलाता है। जैसे पूर्व ज्ञान के साथ हम नवीन ज्ञान को जोड़ लेते हैं तो एसिमिलेशन कहलाता है, आत्मसातीकरण कहते हैं। तो उस बच्चे ने क्या करा था? इसमें सम्मिलन कर दिया, एसिमिलेशन कर दिया। उसको ये चीज़ तो पता थी, पर उसमें उसका स्कीमा था। चिड़िया जैसी कोई चीज़ होती है, वो तो पतंग उसका स्कीमा था। उस स्कीमा में उसने अपनी सोच को बताया पतंग है, उसको फिर ये पता चल गया तो उसने आत्मसातकरण कर लिया, एसिमिलेशन कर लिया। ठीक है, एडजस्टमेंट कर, वो एसिमिलेशन किया। ठीक है, नए ज्ञान को जोड़ लिया। तो इसको क्या करा? उसने सम्मिलित किया। घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। ठीक है, तार्किक, देखो तार्किक वर्ड कहाँ आता है? ठीक है ना, तार्किक रूप से सोचता है। तो प्याजे के चरणों के संबंध में से सही कथन है। तो देखो तार्किक वाला सोच कहाँ पर आती है? थर्ड स्टेज में आती है प्याजे के। कितने अभी क्वेश्चन हमने कर रखे हैं। तो क्या है? मूर्त संचालन प्रक्रिया, कॉन्क्रीट ऑपरेशन। कॉन्क्रीट में ही बच्चा कैसा सीखता है? रीजनिंग थिंकिंग करता है। तार्किक मीन्स रीजनिंग, तार्किक सोचता है। ओके, तो वो कौन सी थर्ड स्टेज होती है? मूर्त संचालन प्रक्रिया। निम्न सिद्धांतों में से कौन बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 चरणों, संवेदी चालक, पूर्व परिचालन, सुदृढ़ परिचालन, औपचारिक परिचालन को चिन्हित करता है? तो कौन करता है? सबको ही पता है, संज्ञानात्मक विकास है ये, संज्ञानात्मक विकास है, और ये किसका है? आपका जीन प्याजे जी का है। नेक्स्ट है आपका, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका बताते हैं? जो वाइगोत्स्की है उन्होंने किसका बताया है भूमिका? उन्होंने आपका सामाजिक का बताया है। वाइगोत्स्की का सिद्धांत है ही सामाजिक का सिद्धांत। ठीक है, तो क्या है? सामाजिक का सिद्धांत। कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। जो कोलबर्ग है वो बच्चों को नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। वो किसके कारण? नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। ठीक है, जब नैतिक मुद्दे होंगे, रूल्स होंगे, हम बताएंगे, उनको छवि दिखाएंगे, तो उसके द्वारा कर सकते हैं। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियगामक मतलब फर्स्ट स्टेज ओके, संवेदी प्रेरक अवस्था जिसको के साथ संबंधित है। क्या है? तो फर्स्ट में क्या करता है बच्चा? करके सीखता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यो कि आपको पता होना चाहिए। संवेदी में बच्चा अनुकरण करता है। जैसे हम बच्चे को सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, बोलते हैं बेटा बोलो माँ, पापा, तो जैसा हम करते हैं बच्चा वैसे ही करता है। हम जैसे चम्मच उठाते हैं वैसे वो उठाता है। जो प्रतिक्रिया हम करते हैं वही बच्चा करता है। तो वो किससे संबंधित है? अनुकरण से, स्मृति से और मानसिक निरूपण से।
पियाजे के अधिगमन के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है डैश कहलाती है। तो कौन सी कहलाती है आपकी? समावेशन। क्या कहलाता है? समावेशन। संज्ञान संशोधित कर लिया। जैसे कि अभी बच्ची ने करा था कि उसने चिड़िया बोला था, तो फिर पतंग को देखकर चिड़िया बोला, तो उसके पिता ने बताया कि वो पतंग है, चिड़िया नहीं है, तो उसने क्या कर दिया? समावेशन कर लिया, आत्मसातकरण कर लिया। बहुत नाम है इसके, आत्मसातकरण करना, समावेशन करना, सम्मिलन करना। ठीक है। नेक्स्ट है, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? जब कोई हम किसी भी चीज़ को निर्णय लेते हैं, हमें सही निर्णय लेना है, ये चीज़ करनी है या नहीं करनी है, तो वो क्या होती है? नैतिक तर्कना होती है। ठीक है। और नैतिक दुविधा में क्या होता है? जैसे नैतिक दुविधा ये होती है कि आपको दो कॉल लेटर आए जॉब के, आपने सोचा कि मैं इस जॉब में जाऊं या इस जॉब में जाऊं, तो आप जॉब के लिए फंस गए, आप निर्णय नहीं कर पाए कि किस में है। ठीक है। तो आपका क्या होगा? नैतिक दुविधा हो जाएगी। जैसे कि आपको पसंद है गुलाब जामुन खाना भी और आपको पसंद है आइसक्रीम खाना भी। जब आपके सामने वो दोनों चीज़ पूछ दी जाए, आपसे कहा जाए कि आप कोई एक चीज़ बताओ कौन सी खानी है, तो आप किस में आ जाओगे? नैतिक दुविधा में कि मैं कौन सा खाऊं, क्योंकि दोनों आपका फेवरेट है। नेक्स्ट है आपका, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? देखो, जो वस्तु स्थायित्व है वो कौन सी होती है? तो वस्तु से बच्चा कब खेलता है? छोटा बच्चा होता है। वस्तु, जब हम किसी को चीज़ को, उसको पतंग दिखाई, जब भी तो कोई वस्तु दिखाई तभी तो उसको पता चला, प्रदर्शित करता है। तो वो कौन सी अवस्था है आपकी? संवेदी प्रेरक चरण। ठीक है। तो वो कौन सा है? थर्ड पॉइंट है आपका, संवेदी प्रेरक, जो कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है, जिसको हम सेंसरी मोटर भी अवस्था बोलते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहित अर्थ क्या है? पूरा अर्थ क्या है? प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चों की सहायता ना करना। इट इज़ रॉन्ग। ठीक है। तो बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लाभदायक उनके बुद्धि लाभदायक से कम होता है। ये तो कितना नेगेटिव बात कही है। सहयोगात्मक समस्या समाधान, उन्होंने ZPD इसी को बोला है। ZPD नहीं, MKD बोला है। ठीक है। तो वो क्या होता है कि आप सहयोग आत्मक समस्या समाधान। ठीक है। तो ये किस में है? वाइगोत्स्की ने ही कहा है कि बच्चा सहयोग से ही सीखता है, अपने बड़े से। ठीक है। वयस्क से सीखता है, सहयोग के द्वारा सीखता है। ओके। नेक्स्ट है आपका, सीखने के सिद्धांत के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग की ओर संकेत करता है। जो स्कैफोल्डिंग होता है सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, सीखने में, हाँ, स्कैफोल्डिंग का मतलब ही होता है कि सीखने में वयस्क बड़ा होता है, उसमें बड़ा आपका साथ में होता है। ओके। नेक्स्ट है, लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रतिपादित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालय के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? जो प्राथमिक विद्यालय के बच्चे मतलब शुरू के बच्चे, स्टार्टिंग का आपका पॉइंट आ गया। ठीक है। तो पूर्व परंपरागत में 2 पॉइंट होते हैं आपके, आज्ञा पालन, दंड अभिमुखता, और आपका है व्यक्तित्व एवं और विनिमय। ठीक है। तो इसमें आपका आंसर है फर्स्ट, B और A दोनों ये होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए डैश का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो कौन सा ज्ञान है? विकासात्मक अवस्थाओं। ठीक है। तो कौन सा है? विकासात्मक अवस्थाओं। कर्नैल सिंह कानूनी कार्रवाई तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बाधाओं के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में है? देखो, जब बच्चा पूर्ण रूप से सोचने लगता है, निर्णय लेने लगता है और उसको किसी भी चीज़ का समर्थन करने लगता है। देखो यहाँ पे वोटिंग की उसका आ गई, तो ये कौन सा है? पश्य परंपरागत, सबसे तीसरी स्टेज होती है। ठीक है। तो इसका आंसर है पश्य परंपरागत, उसी में उसके बच्चे के विकास होता है। आज की क्लास यहीं तक होती है। नेक्स्ट लेकर हम पार्ट 2 आएंगे। आज के क्वेश्चन में ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, फिर मेरी वीडियो अपलोड नहीं होती है, बड़ी वीडियो हो जाती है, और फिर आप भी शायद बोर हो जाएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो भी नए लोग जुड़े हैं वो मुझे सब्सक्राइब करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, थैंक यू।